तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दिया गया है कि किसी गोले की त्रिज्या एवं एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। यानी कि दोस्तों आपसे एक बात ये कहा है कि जो गोले की त्रिज्या है, जो गोले की त्रिज्या है ये बराबर है किसके, गोले की त्रिज्या, ठीक है, बराबर है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई के बराबर है, बेलन की ऊंचाई के बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। ये कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में। यानी कि अगर हम गोले की त्रिज्या की बात करें तो स्मॉल आर बराबर क्या होगा, एच के, यानी तीनों चीजें बराबर है। तो आपसे पूछ रखा है गोले का वक्र पृष्ठ और बेलन के वक्र पृष्ठ का रेशियो क्या होगा। यानी गोले का वक्र पृष्ठ देखेंगे हम लोग, वक्र पृष्ठ अपान बेलन का वक्र पृष्ठ का रेशियो क्या बनेगा, वक्र पृष्ठ। यानी दोस्तों पता है गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर और बेलन का होता है 2 पाई आर एच, ये होता है, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे कि 4 पाई यानी 2 पाई से पाई तो कैंसिल हो गया मेरा, 4 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, और यहां देखेंगे आर गुणा आर है, एच की वैल्यू भी हम आर ही रख देंगे, ठीक है। तो ये भी आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हुआ मतलब 2/1। फाइनली इसका जो रेशियो बनेगा 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, 2:1 होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है यदि x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 3:4 4:5 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 96 है तो z का मान कितना होगा। यानी कि रेशियो आपको दे रखा है, क्या क्या दिया गया है, x अनुपात y अनुपात z का मान है 3, 4, 5, ये आपको दे रखा है। और दूसरी कंडीशन में यह दिया गया है कि तीनों का सम जो है यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है 96 दे रखा है। फाइनली आपसे पूछा है जेड की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं, अगर इन्होंने तीनों का योग दे रखा है तो हम तीनों रेशियो का जोड़ निकालेंगे। सम ऑफ रेशियो कितना होगा, 4, 3, 7, 5, 12, यानी इतने का मान तो 12 यूनिट होगा, 12 यूनिट का मान 96 है, तो 1 यूनिट का मान 12 8 96, 1 यूनिट का मान दोस्तों 8 आया है। आपसे पूछा है जेड का मान बताओ, तो जेड ये है, जेड के पास कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। अगर 1 यूनिट का मान 8 है तो 8 गुणा 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40, यानी दोस्तों जेड का मान 40 आएगा। अभी आपसे अगर पूछता वाई का बताओ तो वाई के पास 4 है तो 8 चौका 32 हो जाता। अगर ये एक्स की बात करता तो 3 है, 8 कितना हो जाता 24 आ जाता। यानी जिसका मान पूछेगा या जिसका अंतर पूछेगा या जिसका योगफल पूछेगा तो हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। तो मुझे उम्मीद दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 40 आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपए में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसकी लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। ए ने कुल कितना लाभ कमाया, ये क्वेश्चन है आपके सामने। यानी ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेच रखा है, तो कितने में बेच रखा है, 1495 में बेच रखा है, ठीक है। यानी अगर ये 1495 में बेचा होगा रुपए में तो 15% का प्रॉफिट कर रहा है, कितना 115% हो जाएगा। यानी 115% की वैल्यू 1495 हो गया। अब आप यहाँ क्रय मूल्य निकाल लीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब 100% निकालना है आपको, तो कितना होगा 1495 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा 115। आप इनको सरल कर दीजिए, सरल करेंगे 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 20 पंचे 100। यानी अगर आप 23 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 65 बार जाएगा। मतलब 65 गुणा 20 करेंगे तो 65 दूना 130, 1300। यानी दोस्तों इस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल कर आ रहा है, कितना आ रहा है 1300 रुपये आ रहा है। अभी आपको एक क्वेश्चन की कंडीशन और दे रखा है
कह रहा है उसने नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी ये वस्तु जो क्रय मूल्य आया है 1300, इसको 10% के मूल्य पर बेच दिया है। ठीक है, तो आइए इसका लाभ निकाल लेते हैं। अगर 10% में बेचा होगा, 1300 गुणा 10/100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 रुपया हो जाएगा। आपसे पूछ रखा है कुल लाभ बताओ, ए का कुल लाभ। जरा ध्यान से देखो, अगर हम एक कुल लाभ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो 1300 रुपए की जो वस्तु थी ये 1495 में बिक रही थी। ठीक है, तो यहां इस बंदे को कितना प्रॉफिट हो रहा था, 195 रुपया हो रहा था, यानी 195 रुपया यहां लाभ कमाया था और 130 रुपया यहां कमा रखा है। तो इनको प्लस कर लो, 5 हो जाएगा, 9 3 12, 1 1 2 1 3, यानी 325 रुपया एक का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझिएगा इस बात को, इन्होंने कहा कि जो ए का कुल लाभ है बताओ, ए का यहां पर भी तो लाभ 195 रुपए हो रहा था, क्यों, क्योंकि 1300 रुपया खरीदा गया था और 1495 में बेचा जा रहा था, यानी जितना ज्यादा है वही ए का प्रॉफिट होगा। दूसरी कंडीशन बताया, दूसरी वस्तु को यानी इसी वस्तु 13 जिसका क्रय मूल्य 1300 है बराबर था। ठीक है, इनको 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, इसका मतलब 130 रुपए यहां कमा रखा है, तो 195 130 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 325 रुपया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 4 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 तथा 3 शेषफल देती है। ए के अंकों का योग कितना है, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो 3 अंक की संख्या पूछ रखा है, जो नंबर आएगा उनका योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है मेरे सामने। तो ऐसा समझते हैं भाई, 3 4 से जब आपने विभाजित किया, किससे किया, 3 से किया है, 4 से किया है और 5 से। पहले जब 3 से भाग कर रहे थे तो शेषफल कितना आ रहा था, 1। जब आप 4 से भाग किए तो कितना शेषफल आ गया, 2। जब आप 5 से भाग किए शेषफल कितना आ गया, 3। यानी कि इनका अंतर निकाल देंगे कितना हो जाएगा, 2 2 के बराबर हो जाएगा। यानी अंतर दोस्तों 2 के बराबर आ रहा था। एक काम करते हैं हम लोग कि जो नंबर है 3 4 व 5 का लासा निकाल लेंगे, का लासा। दोस्तों इनका लासा होगा कितना, 5 चौका 20 3 60 लासा होगा। लेकिन ये कह रहा है वह संख्या कम से कम जो है 3 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए। ये तो 2 अंक में, इसका मतलब है कि अगर मुझे 3 अंक में जाना है तो मैं 2 से गुणा कर दूं, 60 दूना 120, यानी कि जो संख्या बन गई नई संख्या 3 अंक में होनी चाहिए, कितना हो गया, 120। अब आप एक काम करो, 120 से 2 निकाल दो, क्योंकि अंतर तो 2 का 2 आ रहा ना, यानी अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, अभीष्ट संख्या आप निकाल दो। 120 से 2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 118। अब करा उनके अंकों का योग क्या होगा, मतलब ये 1 प्लस 8 इनका योग क्या होगा, तो यानी 8 2 कितना हो जाएगा, 10। दोस्तों अंकों का योग फाइनली आ चुका है 10। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिन में कर सकता है। ए बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है दोस्तों, वर्क एंड टाइम का है। तो आइए बनाते हैं इसको। देख पा रहे ए काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और ए प्लस बी दे रखा है आपको 20/3 दिन में दे रखा है, और सी प्लस ए तीनों लोग हैं, ए बी और सी, ये तीनों मिलकर 40/7 दिन में कर रखे हैं। फाइनली आपसे पूछ रखा है बताओ बी प्लस सी काम को कितने दिन में कर देगा। तो आप इनका देखो, ये आपको डे दे रखा है, डेज है, ठीक है, इनका इफिशियंसी पता करना है। अब इफिशियंसी पता करने के लिए देखो क्वेश्चन बटे में एक काम करते हैं, अंश का हम लोग 10 20 और 40 का एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 ही आएगा, यानी टोटल काम। अब 10 से भाग करो, 10 4 40 4 बार गया, 20 से भाग करो, 20 दूना 40 2 बार गया, जितनी बार जाएगा वो यहाँ गुणा हो जाएगा क्योंकि ये बटा में है, तो 2 3 6। अब यहाँ 40 से कम 40 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रखा है बताओ, बी प्लस सी काम को कितने दिन में करेंगे। भाई 40 काम आपके पास टोटल है और बी प्लस सी की बात कर रहा है, बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी,
अगर तीनों की क्षमता 7 है, अगर हम लोग ए की क्षमता निकाल देते हैं तो बी प्लस सी बच जाएगा मेरे पास, क्योंकि ए की क्षमता 4 है, इसका मतलब टोटल 7 है, तो कितनी क्षमता बचा? 3 बच रहा है। यानी कितने दिन में कर देंगे? 40/3 दिन में कर देंगे। मिक्स बना दो, 13 तिया 39, 1 40, 13 सही 1/3 दिन में। दोस्तों फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 13 सही 1/3 दिन या 40/3 दिन। किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दोगुनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तब किसी घन का कोण कितना होगा, यानी घन की भुजा जिसका आयतन उक्त घनाभ के आयतन के समान है। यानी घनाभ का आयतन और घन का आयतन आपस में बराबर है, तो घन की भुजा क्या होगी? इस क्वेश्चन में ये बात पूछा जा रखा है। जो कंडीशन है उस कंडीशन को समझते हैं हम लोग। इन्होंने जो घनाभ की जो ऊंचाई दे रखा है h जो रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन आगे दिया गया है जो उसकी चौड़ाई है ना, उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। इसका मतलब है कि चौड़ाई कितना रहा होगा? 4 सेंटीमीटर रहा होगा, तभी तो आधा 2 सेंटीमीटर बनेगा ऊंचाई। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे कह रहा लंबाई अपनी चौड़ाई की दोगुनी है। जो लंबाई है ये यल है, चौड़ाई की 2 गुनी है, मतलब 2 चौका 8 सेंटीमीटर। दोस्तों ये बात पता चल गया HBL। ठीक है, जो कंडीशन कहा है उसी कंडीशन को मैंने फॉलो किया है। इन्होंने कहा कि ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, लेकिन जो चौड़ाई है ना उसका आधा ऊंचाई है, तो इसका मतलब चौड़ाई डबल रहा होगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। फाइनली इन्होंने बताया कि जो घन का वॉल्यूम है, घन का आयतन है, घन का आयतन ये बराबर है किसके आयतन के बराबर है? घनाभ के आयतन के बराबर है। ये बात मुझे कह रखा है। इसका मतलब घन का आयतन का मतलब क्या होगा? भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। घनाभ का होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आप देख पा रहे हैं लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई कितना है? 2। तो ये तो भुजा की पावर क्यूब के रूप में। अगर मुझे भुजा निकालना है तो कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 दूना 64 सेंटीमीटर। यानी भुजा निकालना है तो इधर वाला तो भाई क्यूब रूट हो जाएगा, यानी घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 चौका 64 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों घन की जो भुजा की लंबाई आएगी वो कितना आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है दोस्तों? किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है, उसका कुल तल क्षेत्रफल कितना है? यानी संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रखा है और अर्धव्यास आपको दे रखा है। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा? 35/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका मतलब क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब दोस्तों होता है 3πr²। दो 3 पाई का मान 22/7 हो गया और r का मान हो जाएगा 35/2 गुणे 35/2। ये आपका बन जाएगा, यानी इनको सरल कर दीजिए 7 5 35। ठीक है, और यहां हो जाएगा 5 15 दूना 30, 15 दूना 30 3 33 गुणे 35/2 दूना कितना हो जाएगा? 4। दोस्तों आप इनको गुणा कर लीजिए, गुणा कर देंगे फाइनली कितना बन जाएगा? 887.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रमशः 1200 रुपया एवं 1600 रुपया है। वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपया है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है। वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना है? दोस्तों आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अलग अलग क्रय मूल्य दिया है, फिर एक का विक्रय मूल्य दिया है और दूसरे का विक्रय मूल्य से आपको प्रतिशत लाभ बताना है। तो आइए समझते हैं। अगर हम लोग पता कर ले कुल क्रय मूल्य कितना है, कुल क्रय मूल्य, तो इसका मतलब a प्लस बी का क्रय मूल्य ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस बी का क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा?
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1200 रुपया एक दे रखा है और 1600 रुपया एक दे रखा है। इसका मतलब है इनको प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2800 रुपया हो जाएगा। 2800 रुपया हो जाएगा आपका। अब यहां पे आपको कह रहे हैं इनका दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का विक्रय मूल्य। तो यहां पे आप देखेंगे इसके विक्रय मूल्य 2800 कितने परसेंट पे लाभ पर बेचा जा रहा है, 25%, यानी हो जाएगा ये गुणा 125/100। आप इनको कर सकते हैं, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 28 गुणा 125। दोस्तों 28 गुणा 125 जब मैं करूंगा 3500 बन जाएगा। 3500 आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा। यानी एक का विक्रय मूल्य तो दे रखा है, तो हम बी का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। बी का विक्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3500 माइनस 1380 रुपया आपको दे रखा है। क्वेश्चन में आप देखेंगे एक के वस्तु का विक्रय मूल्य 1380 रुपया है, तो दूसरा कितना बन जाएगा, 2120 रुपया। यानी कि दोस्तों ये आपका बन चुका है 2120 रुपया बी के विक्रय मूल्य। अब बी का लाभ मुझे पता करना है, बी का लाभ, तो बी का लाभ कितना होगा, बी का बेचने का मूल्य 2120 रुपया है और क्रय मूल्य बी का कितना है, 1600 है। आप निकाल दो कितना हो जाएगा, 520 रुपया, 520 रुपया। अब आपसे पूछा प्रतिशत लाभ बताओ बी का, यानी 520, और क्रय मूल्य आपके पास कितना दे रखा है, इसका बी का 1600 रुपया है, गुणे 100 कर दीजिए। आप 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 16 से भाग लगा दो, 16 3 48, 16 दूना 32, 32 16 पंचे 80, यानी दोस्तों 32.5% का बी को लाभ होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, अगर पानी मिलाया जाएगा दूध की मात्रा बराबर करनी पड़ेगी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाते हैं। तो दूध और पानी, दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है कितना है, 3:2 है। बाद में पानी मिलाया गया तो अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया। ठीक है, लेकिन कितना पानी मिलाया जा रहा है, कितना पानी मिलाया गया, यही तो वो जानना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब भी क्वेश्चन में कहेगा पानी मिलाया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, दूध की मात्रा को बराबर कर देंगे। अगर दूध मिलाया जाएगा तो हम पानी की मात्रा को बराबर कर देंगे। जो मिलाया जाएगा तो उसी की तो मात्रा हमको बताना होगा ना। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाएगा, तो हमने ये समझा कि दूध की मात्रा तो बराबर होनी चाहिए। यहां दूध की 3 है तो यहां तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, यहां मैं 3 से इसमें गुणा कर देता हूं। अगर मैं 3 से यहां गुणा कर दूंगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बन गया। अपने पास देखो ये 3 है और ये 2 है, मतलब मुझे तो ये बराबर करना था। अब आपका जो मिश्रण है कुल 60 लीटर है, मतलब 3 और 2 5 यूनिट का मान 60 लीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 लीटर। आप देखेंगे पानी पहले आपके पास 2 था, अब पानी कितना हो गया, 3, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। यानी अगर 1 बढ़ रहा है तो 1 यूनिट का मान 12 है, तो 12 एकम कितना हो जाएगा, 12 लीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन में 12 लीटर पानी और मिलाया जाएगा जब अनुपात 1:1 हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तब वह एक स्थिर खंभे को कितने समय में पार कर सकती है। यह क्वेश्चन है मेरे पास। एक बात बताओ, अगर रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी ये है, समझिएगा रेलगाड़ी ये है, ठीक है, और यहां पे एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है। अब दोनों की लंबाई आपको दे रखा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दे रखा है वो कितना है, 900 मीटर है, 900 मीटर है, और जो ट्रेन की लंबाई है ये 600 मीटर है, 600 मीटर है। यहां पे हम लोग एक काम कर लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। रेलगाड़ी की चाल तो कितना बन जाएगा, रेलगाड़ी की चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। 600 ये है, 900 ये है,
और समय कितना लग रहा था इसको, समय इसको 300 सेकंड लग रहे हैं, 300 सेकंड पार करने में लग रहा है, यानी 300 से भाग लगा देंगे, 9 6 1500 बटा 300 कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। यानी दोस्तों कि रेलगाड़ी की चाल तो आ चुकी है कितना 5 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे क्या कह रहा है कि बताओ वह एक स्थिर खंभे को कितने समय में पार कर सकती है। कौन पार करेगी, रेलगाड़ी पार करेगी। मान लेता हूं मैं एक खंभा है ये, ठीक है, एक खंभा है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, कौन पार कर रहा है, समय निकालने के लिए क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है और रेलगाड़ी की चाल कितना 5 आ गया, 5 से भाग लगा दो, 12 पंचे 7, 120 क्या आएगा, ये मिनट आएगा, मीटर पर सेकंड है, सॉरी सेकंड आएगा, 120 सेकंड आएगा। इसका मतलब है कि 2 मिनट, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 मिनट, यानी 2 मिनट में उस स्थिर खंभे को ट्रेन पार कर जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। तो ये आपको अनुपात दे रखा है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी एमपी और एसपी क्या अनुपात है 12:7 दे रखा है। छूट की बात कर रहा है, आप बताओ छूट कितना मिल रहा है इसको, 5 रुपया मिल रहा है, 5 रुपया मिल रहा है किससे, 12 से 5/12 परसेंटेज बनाना तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, यानी 100 पंचे 5, 100/12। दोस्तों 12 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 12 छन 72, 72 84, 6 यानी दोस्तों 41.67% की छूट इसको मिल रहा है। इस क्वेश्चन को बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें छूट की बात किया जा रहा है, यानी अंकित मूल्य आपको दे रखा है 12 रुपया है, विक्रय मूल्य 7 रुपया है, 5 रुपया आपको डिस्काउंट मिल गया, किस पर, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, 500/12 आप कर देंगे कि 41.67% आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी तथा सी का औसत 9 है, बी तथा सी का औसत 10 है तो ए का मान कितना होगा। यानी दोस्तों 3 नंबर पहले आपको दे रखा है, कौन कौन है आपके पास नंबर, ए बी और सी, इनका जो औसत है कितना है 9 है। तो अगर मैं इनका योगफल निकालूंगा तो उस 3 संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 9 3 कितना हो जाएगा 27। अब आगे दे रखा है 2 नंबर का औसत 10 है, यानी बी और सी का औसत कितना है 10 है। ठीक है, तो 2 नंबर है, 2 से गुणा कर दो, 10 दूना 20। आपसे करा ए का मान बताओ, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 27 से 20 निकाल देंगे, यानी ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए बचेगा, तो 27 - 20 इसका मतलब कितना हो जाएगा 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, यानी इसमें ए का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है। 2 वर्ष में साधारण ब्याज की बात कर रहा है, यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन पूछ रखा है। तो आप एक काम करो कि ब्याज का रेट क्या है, सबसे पहले ये पता कर लो, ध्यान समझो भाई 500 रुपया था, 500 रुपया था, ये कौन सा है प्रिंसिपल है, और बाद में कितना हो गया अमाउंट 600 रुपया हो गया, 600 रुपया हो गया, यानी कितना ब्याज मिल रहा है आपको, यानी ब्याज आपको 2 वर्ष में ब्याज आपको 100 रुपया मिल रहा है, तो यानी 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा आपको 50 रुपया मिलेगा। अगर मैं आर का मान पता करूं तो 50 रुपया ब्याज है, मूलधन कितना 500, गुणे कितना हो जाएगा 100, तो भाग करें कितना आ जाएगा 10%, 10% आपका आर का मान पता चल गया। इन्होंने कहा कि यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, यानी जो ये आर है, आर को आधा कर दें तो कितना ब्याज होगा 2 वर्ष में, यानी आर का मान 5% रखना चाहिए। तो एसआई बराबर क्या होगा, PRT/100, प्रिंसिपल कितना है 500 रुपया, आर का मान कितना है 5, और समय का मान आपको उसी पर निकालना है 2 वर्ष में बटा 100। अब आप देखो 0 0, 5 5 25 दूना 50, 50 रुपया तो आपका ब्याज होगा, लेकिन कितना हो जाएगा ये बात कर रहा है, यानी अमाउंट की बात कर रहा है। तो 500 रुपया पहले था, अमाउंट प्रिंसिपल था, 50 रुपया ब्याज आ गया, कितना हो जाएगा दोस्तों 550 रुपया।
यानी दोस्तों जब हम ब्याज की दर को आधा कर देंगे तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 550 रुपया। एक किसी निश्चित दूरी को 3 भिन्न भिन्न गतियों के साथ तय करता है। पहले 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ, दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ, और तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ तय करता है। तो एक आप पूरी यात्रा की औसत गति बताइए। देखो दोस्तों, कंडीशन दिया गया औसत चाल बताना है। औसत चाल का मतलब क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। आइए समझते हैं। ये मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर है। ये 3 किलोमीटर जो चला जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला जा रहा है। और दूसरी कंडीशन, यहां से जब बंदा यहां पे जा रहा है तो इसको 6 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कितना? 6 किलोमीटर, वो भी क्या रेट से? 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब जब आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा और जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस 9 किलोमीटर है, मान रहा हूं मैं 9 किलोमीटर है, और ये 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, आप चाहे तो नाम दे सकते हैं। इस यात्रा में पूछा गया कि औसत चाल बताओ। एक काम करते हैं, इसको आसान बनाते हैं। 9, 15 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 90। तो 90 से हम सभी में गुणा कर देते हैं आसान करने के लिए। 90 से अगर गुणा कर देंगे तो आप देखेंगे यहां पे अब तो आपका समय भाग बन जाएगा। यानी जब मैं इससे भाग करूंगा चाल से तो समय आपका निकलता जाएगा। यानी औसत चाल बराबर होगा औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो जाएगा? 9 तिहाई 27, 270, 540, और ये 9 9 81, 810। कुल समय कितना हो जाएगा? 9 दहम्मा 90, 10 तिहाई 30 घंटा यहां लगा, और 15 छक्का 90, 6 6 36 घंटा यहां लगा, और 18 पंचे 90, 9 पचे 45 घंटा यहां लगा। दोस्तों इनको प्लस कर लेते हैं, कितना बनेगा? 0 0 0 ये बन जाएगा आपका, और 4 1 5 और 7 7 5 12 के 2 हासिल 1, 8 5 13 13 2 15 16 ये बनेगा। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं समय को, 6 5 11, और यहां देखो 4 3 7 3 10 है 11, 1620 बटा 11। इनको मैं 3 से भाग दे देता हूं। 3 5 15, 3 चौका 12, 3 3 9, 3 7 21। यानी दोस्तों आएगा 540 बटा 37 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जा रहा है। अगर यहां पे नहीं मिलता तो आप 37 से भाग कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन की जो एवरेज स्पीड होगी, औसत चाल होगी, वो 540 बटा 37 हो जाएगा। और आगे आपको नहीं सॉल्व करना क्योंकि आपका आंसर मिल जा रहा है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। 22 वर्ष की औसत आयु 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं। नए समूह की औसत आयु वर्षों में कितनी है? यह आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। दोस्तों अगर हम इनका योगफल निकाल लेते हैं, योगफल तो कितना बनेगा? आप देखेंगे 36 समूह का 23 है, 36 का कितना दे रखा है? 23 है, और माइनस कर दें 22 वर्ष औसत आयु वाले 4 छात्र छोड़ देते हैं, मतलब 22 गुणा 4 कर देंगे। इनको निकाले कितना अंतर आ रहा है, तो इनको अगर गुणा करेंगे 23 कितना हो जाएगा? 828, और माइनस 2288। ठीक है, आप इनको निकालो 0, 12 में से 8 8 4 12, 740। तो जो बचा है इनका योग पर 4 तो निकल गए ना। कितने छात्र निकल रहे हैं? 4 छात्र निकल जा रहे हैं। इसका मतलब है अभी कितने शेष बच रहे हैं? 32 छात्र बच रहे हैं कि नहीं? ये 32 छात्रों का योगफल दे रखा है। अब इनका औसत कह रहा है, शेष का औसत क्या होगा? शेष का औसत, औसत इसका मतलब है कि जो 740 है ये 32 छात्रों का है, यानी 32 से भाग लगा देंगे। तो आइए भाग लगाते हैं इनको, पहले तो सरल कर देते हैं। ठीक है, 4 8 32, 4 एकम 4 3 7 34, और 4 8 32, 4 पंचे 20, यानी 185 बटा 8। आप भाग करो कितना होगा? 8 दूना 16, 2 18, 8 3 24.125, यानी दोस्तों 23.1। इसका जो नया औसत बनेगा वो कितना आ जाएगा? 23.1। क्वेश्चन ऐसा था कि ये कह रहा था कि 36 छात्रों का जो औसत है वो 23 है। मैंने उनका योगफल निकाला तो 828 हो गया, और माइनस कर देंगे 22
वर्ष आयु वाले 4 छात्र निकल जा रहे हैं, मतलब 88। तो 36 में से अगर 4 निकाल देंगे तो 32 छात्रों के आयु का योगफल 740 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका औसत की बात कर रहा तो आप 32 से आप भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 23.1। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है पाइप एक इसी टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, पाइप भी इस पूर्ण रूप से भरे गए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा? ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पाइप ए अगर टैंक को भर रखा है तो कितना टाइम ले रखा है? ये 11 घंटे ले रहा है। और आगे कह रहा है बी जो है ये 15 घंटे में खाली कर रहा है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं बताओ टैंक कितने समय में भर जाएगा। दोस्तों इन दोनों का कैपेसिटी पता कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, यानी 15-11 का एलसीएम होगा 11 5 16, 165 लीटर उस टैंक में पानी आएगा। अगर मैं 11 से भाग करूंगा तो ये 15 बार जाएगा, 15 से भाग करेंगे तो 11 बार जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, टंकी भरने में लगा समय, टंकी भरने में लगा समय, कितना समय लगेगा? एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, यानी 165 बटा 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है? 4 लीटर पानी आ रहा है। अंतर निकाल दो तो कितना बनेगा? 4 चौका 16 और 4 एकम 4, 41 सही 1 बटा 4 घंटा, यानी दोस्तों इसको और सरल करो 41 घंटा प्लस 15 मिनट, 1 बटा 4 का 60 से गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा दोस्तों? 15 मिनट। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 41 घंटा और 15 मिनट। आइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात क्या है? देखो जो लड़का और लड़की हैं, लड़का और लड़की रेशियो दे रखा है आपको, क्या क्या दे रखा है? 4:1 है। तो इस बात से पता कर सकते हैं कितने लड़के हैं कितने लड़की हैं। टोटल 150 है, तो इसका मतलब टोटल अपने पास 4 1 5 यूनिट बनेगा, 5 यूनिट का मान 150, 1 यूनिट का मान 30, तो 30 चौका कितना होगा? 120, 30 एकम 30। अब देखो लड़का आपके पास 120 हो गया, लड़की कितनी हो गई? 30। आपसे कह रहा इनका मध्यानुपात बताओ। देखो मध्यानुपात के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो दो नंबर है इनको आपस में गुणा करके इनका वर्गमूल निकाल दो, मतलब कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 3600, वर्गमूल निकालो, डबल जीरो पे 1 जीरो, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों इनका मध्यानुपात फाइनली आ चुका है, कितना आ गया? 60 आ गया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम किया गया, क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है? यह क्वेश्चन आपके सामने है। देखो मैं अगर मान लूं कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, स्टार्टिंग में 100 है, ऐसा नहीं बोला है, वर्ग की भुजा को पहले 100% बढ़ाया गया। ठीक है, अब दूसरा माना वर्ग की भुजा कितना है आपके पास? 100 सेंटीमीटर है, आप मान लीजिए, तो नई भुजा कितनी हो जाएगी? पहले 10% बढ़ाया गया यानी 110 बटा 100। दूसरी बार 20% कम किया गया, 80 बटा 100 हो जाएगा। इनको आप सरल कर दो, 11 8 88। आप देखेंगे कमी कितना आ रहा है, प्रतिशत में कमी कितना आ रहा है? 100 से 88 आप निकाल दो, कितना हो जाएगा? 12%, यानी कमी आ रही है। तो इसका मतलब अभिष्ट परिवर्तन देखेंगे कितना बन जाएगा इसका? x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100। तो आप देखेंगे 12 प्लस 12 माइनस 12 गुणे 12 बटा 100, 12 12 कितना होगा? 24 माइनस 1.44। दोस्तों इतना परसेंट का कमी आ रहा है। फाइनली आपसे क्या पूछा? ये तो पूछा कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो आप इनका अंतर निकाल दो, कितना बन जाएगा? 0.56 ये बनेगा 22, यानी 22.56% की कमी होगी। तो आइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।
वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।